आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे अक्टूबर मंथली एक साथ, और इस वीडियो में जो होगा वो बैंकिंग अवेयरनेस पूरा का पूरा रहने वाला है, जिसमें आपको आरबीआई न्यूज़, सेबी न्यूज़, उसके साथ जो एनपीसीआई न्यूज़ उसका लॉन्चेस है वो सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। इसमें से मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जो सेबी न्यूज़ है वो कवर करेंगे हमारे जो डीएम सर है वो, और बाकी सारे न्यूज़ जो है बैंकिंग अवेयरनेस का वो मैं कवर करूँगा। तो पहले से बढ़ते हैं। तो पहले सर है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि हर बार कुछ एक महीना छोड़ के एक महीने बाद होती रहती है, तो इस बार जो थी वो 4th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी, और ये था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इस मीटिंग की बात करें तो ये जो था 51th मीटिंग था इस बार का। तो इस बार जो रेपो रेट रखा गया है वो पिछली बार की तरह सेम जो 6.50 है वही रखा गया है, और कुछ ये 10 कंसेक्यूटिव टाइम से ये सेम जो है रेट चल रहा है। और इसमें बात करें तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी रहती है उसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से आपको जो है 3 तो आरबीआई की तरफ से मिलेंगे, जैसे कि आरबीआई के गवर्नर हो गए, फिर आरबीआई के डिप्यूटी मैनेजर हो गए, फिर आरबीआई के जो ईडी रहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो रहते हैं। बाकी जो 3 लोग रहते हैं वो जो है एक्सटर्नली चॉइस किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो अभी रिसेंटली जो है एक्सटर्नली 3 पर्सन को भी चॉइस किया गया है। उसमें से एक पर्सन थे नागेश कुमार जी। तो नागेश कुमार जी थे जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है। 5:1 में जो आपको 1 दिख रहा है ना, ये नागेश कुमार जी का वोट है। तो इन्होंने बोला कि जो रेपो रेट है वो 6.25% होना चाहिए रादर देन 6.50। तो एग्ज़ाम में आपको जो अलग से पूछा जाता है, जो अलग से रहता है, जो भी डेटा वो आपसे पूछा जाता है, तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। नागेश कुमार जो है अगर अगेंस्ट में वोट किए तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और नागेश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम भी किया कि रेपो रेट सेम रखा है। नहीं तो अगर रेपो रेट इन्होंने चेंज कर दिया होता, तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ होगा आरआरबी क्लर्क में या आईपीएस क्लर्क में, तो आपको वापस से रेट्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन अब जो है आपको रेट्स वापस याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसा पिछला रेट था वैसे ही अभी का रेट भी रहने वाला है, ठीक है। जैसे पिछला मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट था वो अभी का मॉनेटरी पॉलिसी में वही रेट रहने वाला है। तो हम एक एक करके रेट समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि रेपो रेट से आप कैसे जो है बाकी रेट्स भी निकाल सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि रेपो रेट कितना रखा गया है। वो 6.5% रखा गया है, और इसी में अगर आप प्लस माइनस 0.25% कर दोगे तो बहुत सारे रेट्स मिल जाते हैं। अगर आप 6.5 में अगर प्लस 0.25% कर दोगे तो आपको कितना होता है, टोटल 6.75 होता है। तो 6.75 में आपको MSF रेट मिल जाएगा, उसके बाद आपको बैंक रेट भी मिल जाएगा। और अगर इसी 6.5 को अगर हमने माइनस कर दिया माइनस 0.25 से, तो आपको जो है HDF रेट्स मिल जाएगा। तो ये 3 रेट तो आपको सीधे ही सीधे जो रेपो रेट रहता है उधर से मिल जाता है। उसका SLR की बात करें तो बहुत टाइम से जो है 18% ही है, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा। उसका CRR की बात करें वो भी बहुत टाइम से जो है 4.5% ही है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा, और जिन्होंने भी नहीं पढ़ा भी, अगर पहली बार मेरे वीडियो के थ्रू ये पढ़ रहे हो तो आप इसको एक बार कवर कर लो। और मोस्टली जो है रेट जो है इनका यही रहता है, ठीक है। आरबीआई का रेट चेंज होता नहीं है, और आप जैसे देख सकते हो 10 कंसेक्यूटिव टाइम से ये 6.5 ही है, तो आने वाला टाइम में भी ये कुछ ऐसे ही रहने वाला है। और अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो आपको अलग से पढ़नी पड़ती है, जो कि 3.35% है। ये रेट्स के साथ जो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन लेके आए हैं आरबीआई, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आरबीआई ने बोला है कि जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 वो है 7.2। इससे पिछला वाला मीटिंग था इसमें भी 7.2 ही बोला गया था बाय आरबीआई। और सीपीआई की बात करें तो उसमें जो आपको मिलेगा वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 4.5% बोला गया है बाय आरबीआई, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्वार्टरली बेसिस पे भी देकर रखा हुआ है, बट एग्जामिनर बहुत कम चांस है कि एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी क्वार्टरली आप बताइए कि कितना रेट्स है। तो आपको मोस्टली जो फोकस करना है जो ऊपर वाले रेट्स है फाइनेंशियल इसमें ही। और अगर आपको याद हो पाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इतना रेट्स इतना हार्ड भी नहीं है, ईजी है। 7.3, 7.0, 7.4, 7.4, ठीक है। तो ये रेट्स ईजी अगर याद हो पाता तो अच्छा है, अगर याद नहीं हो पाता तो तब भी कोई इतना इशू नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन पाए। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें कि जो जीडीपी ग्रोथ 2025 के लिए तो फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.2 डिसाइड किया गया, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसको 7.3 डिसाइड किया गया। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो इस इनिशिएटिव में बहुत सारे इनिशिएटिव्स और भी लिए गए हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके वो सारे इनिशिएटिव्स पढ़ते हैं। तो पहला जो इनिशिएटिव लिया गया है कि UPI 123 पे का जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 5,000 से बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं क्या है UPI 123 पे। अब देखिए UPI करते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास जो है स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर आपके स्मार्टफोन नहीं हो तो आप जो है UPI यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसी के लिए जो है आरबीआई ने UPI 123 पे निकाला था, जिसमें आप जो फीचर फ़ोन होता है, आपको वो नोकिया वाला फ़ोन पता है जो कि बहुत मतलब भारी होता था, जिसमें अगर आप किसी बंदे को मारे तो मर भी सकता है। तो वो वाला फ़ोन जिसको कीपैड फ़ोन भी बोला जाता है, तो वो वाले फ़ोन से भी आप जो है UPI कर पाओ, उसी के लिए जो है UPI 123 आरबीआई ने निकाला था। और उसमें जो पहले लिमिट था वो 5,000 रुपये था,
अब उसको बढ़ा के जो है 10,000 रुपये कर दिया, और उसी फ़ोन को जो बोला जाता है फीचर फ़ोन बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड और भी कभी दिखेगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, नोकिया वाला फ़ोन, ठीक है। इसका नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है वो है UPI लाइट वॉलेट जो है का लिमिट जो है बढ़ाया गया है, वो 5,000 रुपये किया गया है। तो पहले कितना लिमिट था वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो पहले जो लिमिट था वो 2,000 रुपये था, और अब जो है इसको बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया गया है। अब UPI लाइट वॉलेट में रहता क्या वो समझते हैं। देखिए, आपको अगर कभी भी UPI करना पड़ता है तो आपको जो है UPI पिन दबाना पड़ता है, लेकिन UPI लाइट में क्या रहता है, आपको पिन दबाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका पैसा वो UPI लाइट वॉलेट में चला जाता है, और विदाउट यूजिंग योर पिन आप जो है पैसे जो भी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन उसमें भी कुछ लिमिट रखी गई है। ऐसा नहीं कि आप जो 5,000 अगर आपके वॉलेट में, तो आपने 5,000 पूरा पूरा ही भेज दिया किसी बंदे को, तो ऐसा नहीं होता कि आपने 5,000 पूरा भेज दिया। आपको जो है एक लिमिट दी गई है बाय RBI। तो वो लिमिट थी पहले 500 रुपये, अब उसको बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया है कि आप जो है एक बार में जो है 1,000 रुपये तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है कि नेक्स्ट बोला है कि जो भी बैंक्स हैं उनको अपने बैलेंस शीट में क्लाइमेट रिस्क इन्फॉर्मेशन रखना है, ठीक है। जो भी क्लाइमेट रिस्क है उसको देखते हुए उनका बैलेंस शीट बनाना है जो भी बैंक्स है, ऐसा कुछ कहना है RBI का। उसके बाद RBI ने बोला है कि अगर कोई पर्सन अगर RTGS और NEFT कर रहा हो तो उस केस में उस बेनिफिशियरी को नाम देना ज़रूरी होगा, नेम वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होगा, ऐसा कुछ कहना है RBI का। और पहले ऐसा नहीं था, और अब ये जो है रूल आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, RBI ने मैंडेट कर दिया है जो भी ARCs हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बैड लोन उठाती है बैंक से, जो बैंक लोन वापस नहीं ले पाती कोई भी इंस्टीट्यूट से या कोई भी कंपनी से या कोई पर्सन से, तो उस केस में जो है ARCs पिक्चर में आती है, जो कि बैंक का जो है बैड लोन उठाती है और जो भी पैसा है वो वापस करने की कोशिश करती है, बट एक कोशिश में लगभग कामयाब नहीं हो पाती, बिकॉज ये एक तरह का बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये जितना अच्छा काम करना चाहिए जैसा गवर्नमेंट सोच रही थी वैसा काम नहीं कर रही, बट ठीक है वो आउट ऑफ द पॉइंट है हमारा। तो इन जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं इनको बोला गया कि इनको जो है जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रहती है उनके साथ ज्वाइन करने के लिए, सारे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है। तो हमारे इंडिया में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी कितनी है, टोटल 4 है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो टोटल 4 है। और इनको बोला गया जो भी ARCs है जनवरी 2025 तक जो है इनको रजिस्टर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया कि अगर देखिए नेक्स्ट क्या है कि फ्लोटिंग रेट लोन फॉर MSE MSME नहीं है, ये MSE है। MSE का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। MSE का मतलब होता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो जो भी MSE है अगर वो लोन लेने जाएंगे कभी भी बैंक में तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अगर आप भी लोन लेने जाओगे तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लेंगे। तो वैसे ही अगर जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है वो भी जाएंगे तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लेंगे। तो अगर वो लोन अगर फ्लोटिंग रेट लोन हो तो उस केस में बैंक को बोला गया है कि इनसे कुछ भी चार्जेस नहीं लेना, और प्री पेमेंट पेनल्टीज भी हो कुछ तो वो भी नहीं लेना, ऐसा कुछ कहना है RBI का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मैंने आपको इनिशिएटिव्स बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको याद हो पा रहा तो सारे करो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो आप सिर्फ इसी को स्किप कर सकते हो, और इवन इसको भी स्किप कर सकते हो, बाकी को आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो भी इनिशिएटिव्स है। और पिछली बार भी जो थर्ड मॉनेटरी पॉलिसीज थी तो वहाँ पे जो है टैक्स पेयर का जो लिमिट था वो बढ़ाया था 1 लाख से 5 लाख तक। तो वही क्वेश्चन जो है अभी IPS क्लर्क में आया हुआ था, ठीक है। तो इनिशिएटिव से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, और मेरी मानो तो आपको सारे के सारे पढ़ने, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये स्टार्टिंग के 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करंट अफेयर्स है RBI की तरफ से। तो RBI ने डायरेक्ट किया है कि जो भी नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डरिंग मैचिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इनको, कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूज़ कर पाएंगे RRBs, लोकल एरिया बैंक्स, उसके साथ जो NBFCs है वो भी, NBFCs में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो भी यूज़ कर पाएंगे। अब हम ये समझते हैं ये कौन सा जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये गवर्नमेंट का सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको RBI ने 2005 में लॉन्च किया था, ठीक है, 2005 में लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है इन सेकेंडरी मार्केट तो उस केस में उनका जो भी रिकॉर्ड है वो इस प्लेटफॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, मैंने ऑलरेडी ये वीकली में ये एग्जांपल देकर रखा हुआ है, तब भी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा ये एग्जांपल के थ्रू ही, बिकॉज ये मेरे ख्याल से बेस्ट शूट होता है इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो हम लेते हैं 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन है, पर्सन A एंड देन पर्सन B। और एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मार्केट में ही ये प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो उस केस में जो है बैंक जो है पिक्चर में नहीं आएगी, ना ही ये प्लेटफॉर्म पिक्चर में आएगा। बिकॉज जब कभी प्राइमरी मार्केट होता है, मतलब क्या होता है इसमें कि जब RBI जब पहली बार रिलीज़ कर रहा हो जो भी बॉन्ड है उसको, तो उस केस में उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। और जब कभी इन्वेस्टर के पास पहुंच गया और उसके एक इन्वेस्टर का दूसरे इन्वेस्टर को अगर वही जो है बॉन्ड बेच रहा हो तो उस केस में उसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में ना ही बैंक
ना ही ये प्लेटफॉर्म काम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचना चाहता है तभी जो है ये जो है काम आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब सेकेंडरी मार्केट में होगा तभी जो है ये प्लेटफॉर्म काम आएगा। अब हम अपने एग्जाम्पल में समझते हैं, वापस चलते हैं। तो ये मैंने 2 पर्सन लिए, पर्सन ए और पर्सन बी, और पर्सन ए ने जो है गवर्नमेंट बॉन्ड लेकर रखा है, और पर्सन ए ने गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ से लिया, आरबीआई से लिया है, ठीक है। अब पर्सन ए जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड बेचना चाहता है, बिकॉज जो गवर्नमेंट बॉन्ड की जो पीरियड रहती है वो 5 से 40 साल तक रहती है। तो कोई रीज़न हो सकता है या उसको दूसरे इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उस केस में भी वो जो है पर्सन ए जो है पर्सन बी को जो है वो बेच सकता है, ठीक है, जो भी बॉन्ड है वो। तो अब मान लीजिए कि पर्सन ए ने जो है पर्सन बी को जो है 100 रुपये में वो बॉन्ड बेचा, तो ये बॉन्ड बेचा और पर्सन बी को जो है वो बॉन्ड मिल गया। इसका रिकॉर्ड कहाँ पर रहेगा, इसका रिकॉर्ड रहेगा NDSOM के पास। तो ये NDSOM ही है प्लेटफॉर्म जो कि बैंक्स जो है ऑपरेट करते हैं। इसमें ऑलरेडी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो ऑलरेडी इसके अंदर थी, और अब जो है RRB से सबको भी ला दिया गया है, जिसके से जो रूरल पीपल है अगर उनको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी हो तो वो खरीद पाए। तो अब जो पर्सन ए है और पर्सन बी है, अब वो RRB जा सकते हैं, कोई भी RRB में, और वहाँ पे जाके ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके जो भी बी अपना जो बॉन्ड खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। इसमें जो भी एम्प्लॉय रहेगा वो क्या करेगा कि पर्सन बी के ऊपर लिख देगी पर्सन बी ने ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है 100 रुपये में पर्सन ए से, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो रजिस्टर हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म में, और जो दावेदार होगा, जो ओनर होगा उस बॉन्ड का, वो होगा जो पर्सन बी है वो, ठीक है। तो पर्सन ए से पर्सन बी में चली गई, उसके बारे में ये प्लेटफॉर्म बताता है। तो 2005 से पहले ऐसा नहीं था, 2005 से पहले मैनुअली होता था सब कुछ, जिसके से बहुत प्रॉब्लम होती थी, और 2005 के बाद जो है इस प्लेटफॉर्म को लाया गया। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हों, हम देखते हैं। तो इसमें बोला गया कि जो भी एंटिटीज़ है, जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, कि वो जो है डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं या तो इनडायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। अगर उनको डायरेक्ट एक्सेस लेना हो तो उस केस में उनके पास जो है सिक्योरिटी जनरल लेजर अकाउंट होना चाहिए। तो ये अकाउंट समझते हैं क्या होता है सिक्योरिटी जनरल लेजर अकाउंट। तो जैसे कि आपके पास अगर बैंक अकाउंट है या तो सेविंग अकाउंट है, तो आप सेविंग अकाउंट होने की वजह से ही आप जो है पैसे निकाल पाते हो या पैसे जो है आप डिपॉजिट कर पाते हो। वैसे ही ये अकाउंट है जिसके अंतर्गत जो है बैंक पार्टनर करता है विद RBI, और जब भी कभी बैंक को सिक्योरिटीज़ खरीदनी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी होती है, तो बैंक जो है ये अकाउंट यूज़ करता है, ठीक है। और अगर बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के खरीदने के बाद जो भी उनका जो डेटा है वो रजिस्टर्ड इसी अकाउंट में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इस अकाउंट के साथ जो है बैंक को एक करेंट अकाउंट भी खोलना पड़ता है विद RBI, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होनी चाहिए, तभी जो है वो डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। और अगर इनडायरेक्ट एक्सेस की बात करें, अगर कोई इंस्टीट्यूट जो है इनडायरेक्ट एक्सेस लेना चाहता है, तो वो जो है पार्टनर करना पड़ेगा उसको, जो डायरेक्ट एक्सेस ऑलरेडी है, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, या कोई कंपनीज़ है, तो उनके पास जो डायरेक्ट एक्सेस रहेगा तो उनके साथ पार्टनर करना पड़ेगा अगर उनको इनडायरेक्ट एक्सेस लेना है तो, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या इनडायरेक्ट एक्सेस का, कि एक तो पहली बात तो उनको एक तो ये जो सिक्योरिटी जनरल लेजर है ये अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके जो करंट अकाउंट विद RBI है ये भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये मोस्टली जो पेमेंट बैंक्स होते हैं या जो फॉरेन बैंक्स होते हैं उनके लिए ये लागू होता है। मैं आपको नीचे ऑलरेडी बताया हूँ कि किस किस लिए लागू होता है। तो वो NDSOM के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2005 में लॉन्च किया गया था। ये एक तरह का स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें ट्रेड कर पाते हैं कोई पर्सन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। और ये सेकेंडरी मार्केट में ही किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही, इसके साथ जो है ट्रेजरी बिल्स हो गए, उसका जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो गए, वो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकते हैं। अब डायरेक्ट एक्सेस और इनडायरेक्ट एक्सेस की बात करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस जो है जो एप्लीकेबल है वो है जो प्रोविडेंट फंड है उनके लिए, फिर पेंशन फंड्स हैं उनके लिए, और जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स जो बैंक्स हो गए उनको बोला जाता है, ठीक है, NBFC ये सब हो गए, तो उनके लिए जो है डायरेक्ट एक्सेस एप्लीकेबल है। और इनडायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सेस जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स हो गए या तो कॉर्पोरेट कंपनीज हो गई, तो इनको जो है इनडायरेक्ट एक्सेस दिया जाता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट कंपनी जो है अपना जो अकाउंट है वो RBI से खोल पाएंगे, ठीक है। तो जो भी कंपनीज रहती है मोस्टली उनके लिए जो है ये इनडायरेक्ट एक्सेस रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि इंडिया जो है 4th कंट्री बन गया जिसने 700 बिलियन का जो है फॉरेन रिजर्व क्रॉस कर दिया है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया जो है 4th बन चुका है, और इंडिया ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो 4th कंट्री बना है, तो इससे पहले कौन सी 3 कंट्रीज थी वो ध्यान देनी है। इसमें USA नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट याद रखना कि इसमें USA नहीं है। इसमें कौन कौन सी 3 कंट्री है, वो है आपको मिलेगा चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड, ठीक है। आपको ये 3 कंट्री मिलने वाली है जो इंडिया से आगे है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व। और फॉरेन रिजर्व में भी क्या रहेगा, पैसा रहेगा, गोल्ड रहेगा, पैसा भी जो US डॉलर है या यूरो है, ठीक है, जो फॉरेन डोमिनेट करेंसीज रहती है वही रहेंगे। उसके साथ जो
गोल्ड है वो भी रहेगा, ठीक है, फॉरेन करेंसीज में। तो अगर हम बात करें पहले की, ठीक है, आरबीआई की डेटा के हिसाब से देखें तो जो फॉरेन करेंसी एसिड है हमारे इधर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कुछ 616 बिलियन तक हो चुका है, और गोल्ड रिजर्व जो है कुछ 65 बिलियन तक हो चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा पॉइंट है नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको कभी भी इतना एक्जैक्ट डेटा नहीं पूछा जाएगा कि कितना जो है बिलियन जो है फॉरेन रिजर्व एसिड है, ठीक है। तो पूछाना बहुत मुश्किल है, बट आपको ये चीज़ अगर याद हो पा रही तो याद कर लेना कि 616 जो है कुछ बिलियन जो है कुछ इंक्रीज़ हुआ है फॉरेन करेंसी एसिड, और बाकी गोल्ड रिजर्व जो है आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पूछा जाएगा यहाँ में। तो ऐसे मैंने आपको फॉरेन करेंसी बता रहा था, फॉरेन करेंसी जो है यूएस डॉलर में हो सकता है, उसका यूरो में हो सकता है, पाउंड में हो सकता है, फिर जापानीज यान में हो सकता है, ठीक है। चाइनीज यान नहीं, जापानीज यान में रहता है, हमारे इंडिया में जो रहता है ये सब में रहता है। तो आपको ये इधर से भी एक एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स पेनल्टी है। तो आरबीआई ने जो है पेनल्टी लगाई गई है एचजी फाइनेंशियल लिमिटेड के ऊपर, और ये लगाई गई है 28 लाख रुपए के आसपास। तो ये लगाई गई है कि जो भी इनका नॉन कंप्लायंस है वो प्रॉपरली नहीं किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन आरबीआई इशू करता है उसके साथ जो है अच्छे से काम नहीं किया, जिसके से इनको पेनल्टी लगी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेनल्टी लगी है वो लगी है अरुणाचल प्रदेश का जो रूरल बैंक है, जैसे आरआरबी से रहती है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो आरआरबी उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक। तो उसके ऊपर जो है 14 लाख रुपये की पेनल्टी लगी है, और इनकी लगी कि इन्होंने नोन योर कस्टमर जो है कंप्लायंस सही से फॉलो नहीं किया। अब मेरी मानो तो आपको जो है ऊपर वाला जो ये जो पेनल्टी लगाई है आप इसको स्किप कर सकते हो, ये वाला पेनल्टी स्किप मत करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला स्किप इसलिए कर सकते हो बिकॉज एक तो ये अननोन बैंक है, ठीक है। मोस्टली जो पेनल्टी पूछी जाती है वो एक तो कमर्शियल बैंक के ऊपर लगी हो तब पूछी जाती है, या तो जब आरआरबी के ऊपर लगी हो तब पूछी जाती है, कोई बड़ी बैंक्स जो नामी बैंक्स हैं उनके ऊपर लगी हो तो पूछी जाती है। तो ये आरआरबी ऊपर लगी है तो इंपॉर्टेंट है, और ये जो है थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट में आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्किप करना है, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको ये सब डेटा पढ़ने में, ठीक है, ज़्यादा फोकस इसमें नहीं करना। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट कंट से बढ़ते। तो नेक्स्ट एक अप्रूवल है कि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है कि टाटा मोटर फाइनेंशियल लिमिटेड और टाटा कैपिटल लिमिटेड ये दोनों मर्ज हो जाए, जिसकी से जो है 12th लार्जेस्ट एनबीएफसी बन पाए। तो अभी हमारे पास अगर एनबीएफसी की बात करें तो पहले तो हमारे पास 12 थे, लेकिन अब जो है वो 11 हो गए हैं। अब वापस से आरबीआई मर्जर करने के बाद टाटा मोटर्स फाइनेंशियल लिमिटेड और टाटा कैपिटल लिमिटेड के बाद, तो अब जो है वापस से जो है 12 हमारे पास एनबीएफसी हो जाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि कौन सा एक एनबीएफसी ऐसा है जो कि कम हो गया है, ठीक है, मतलब 12 से 11 जो हुआ है तो कौन सा एक एनबीएफसी कम हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगर हम बात करें कि इसमें जो टाटा सन है वो होल्ड करता है टाटा कैपिटल का 92%, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। उसके बाद बाकी चीज़ें तो यहाँ पे ऐसी फालतू चीज़ लिखी पड़ी है, ठीक है। मेरे को भी आपको समझाने के लिए आपको पीडीएफ में देना पड़ता है कि टाटा कैपिटल एम्स टू एक्सपेंड इस कस्टमर बेस इन दी ग्रोइंग कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर कार। तो यार ये तो नॉर्मली आपको समझ आ ही गया होगा कि टाटा मोटर से पार्टनर गया है तो कमर्शियल व्हीकल्स ही किया होगा कि कस्टमर जो बेस है वो मिल पाए। तो ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा ध्यान आए कि किसके लिए जो है ये एक्सपेंशन किया हुआ है। बट यहाँ से आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो पार्ट 1 है, लेकिन जो पार्ट 2 है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाटा सन का जो है टाटा कैपिटल में कितना जो है शेयर होल्डिंग है। तो आपको एक्जैक्ट डेटा याद रखना है, 92.83% है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो सेबी न्यूज़ है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो लाइसेंसिंग न्यूज़ है, सॉरी मुझे लगा सेबी न्यूज़ है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। तो ये मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट एंड सर्विस को जो है लाइसेंस मिल गया कि ये वाइट लेवल एटीएम बन पाएंगी, और ये जो है लाइसेंस दिया गया बाय आरबीआई। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि वाइट लेवल एटीएम क्या रहता है। वाइट लेवल एटीएम्स वो एटीएम्स रहते हैं जिनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं रहता। जैसे एनबीएफसी होगी तो उनको जो है बैंकिंग का लाइसेंस नहीं रहता, अगर वो एटीएम एस्टैब्लिश करना चाहे तो उस केस में उनको बुलाता है वाइट लेवल एटीएम। तो आरबीआई ने ग्रांट कर दिया कि जो भी ये ईपीएस है ये जो है ऑपरेट कर सकती है एज अ वाइट लेवल एटीएम 10 साल के लिए, और ये 5वीं ऐसी जो है वाइट लेवल एटीएम बनी है। तो आपको एग्जाम में जो है अदर्स 4 जो है वही पूछा जा सकता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान देनी है कि टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सर्विस है जो कि पहला एनबीएफसी बना था, पहला वाइट लेवल एटीएम बना था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बना था वो था हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड। उसके बाद जो था इंडिया वन था, और उसके बाद वकरेंज लिमिटेड था। तो ये 4 जो है अब तक जो है वाइट लेवल एटीएम बना हुआ है। तो इसमें आपको एक मेमोरी ट्रिक भी दिया हुआ है। टाटा कम्युनिकेशन पहला जो एनबीएफसी था, उसके बाद हिट्स से आपको हिताची याद रखना है, हिताची जो सेकंड वाइट लेवल एटीएम था। उसके बाद इंडिया वन वाइट लेवल एटीएम था। उसके बाद वकरेंज कैश जो है वाइट लेवल एटीएम था। तो ये आपको रिमेंबर ट्रिक याद रखना है जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो, इसलिए आपको ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है। और वाइट लेवल एटीएम के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़ते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है लाइसेंस मिल गया
कि आप जो है वो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज का लाभ भी ले सकते हैं, और ये अप्रूवल जो है आरबीआई ने दिया है। तो फॉरेन एक्सचेंज सर्विस का लाभ का मतलब क्या हुआ कि ये जो है फॉरेन अगर डोमिनेंट करेंसीज में अगर कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहे तो वो भी कर पाएंगे आफ्टर दिस लाइसेंस। उसके बाद नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है परिमल पेमेंट सर्विस लिमिटेड। इनको जो है प्रीपेड पेमेंट सर्विस का जो है लाइसेंस मिल गया कि ये जो है प्रीपेड पेमेंट सर्विस यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब जो है यूज़ कर पाएंगे। तो ये दिया गया है परिमल पेमेंट सर्विस लिमिटेड को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, और जहाँ पे समझाने लायक होगा मैं डेफिनेटली आपको अच्छे समझाऊंगा वहाँ पे। नेक्स्ट जो है जियो पेमेंट बैंक जो है इनको कैटेगरी 1 का जो है एग्जीक्यूटिव ओनली प्लेटफॉर्म लाइसेंस मिला है कि ये जो है म्यूचुअल फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, ठीक है। और ये लाइसेंस जो है आरबीआई ने नहीं दिया है, आपको ध्यान देना है। ये लाइसेंस जो दिया गया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो कि म्यूचुअल फंड को जो है हैंडल करने का काम करती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी जियो पेमेंट बैंक है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जो भी म्यूचुअल फंड प्लान है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान है। और इसके अंतर्गत जो भी ट्रांजेक्शन कैप रखी गई है वो 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन रखी है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान देनी है कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक तो छोटी वैल्यू है, ऊपर से ये न्यूज़ बहुत कम आती है कि कोई म्यूचुअल फंड जो है डिस्ट्रीब्यूटर बना है। तो इसलिए यहाँ से आपको 2 रुपये जो है आपको ये भी याद रखना है, 2 रुपये करके पर ट्रांजेक्शन इन्होंने कैप रखी है, ठीक है। तो जब भी कभी म्यूचुअल फंड ली जाती है तो उस केस में एक नंबर मिलता है जिसको बोला जाता है AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर। ये एक तरह का यूनिक कोड होता है जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनको दिया जाता है। तो ये थोड़ा स्टैटिक का न्यूज़ है, तो मैंने ये भी आपको कवर कर दिया है, क्या पता एग्जामिनर यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट वापस से जियो का ही एक न्यूज़ है जिसमें जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड को बोला गया कि ये भी जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस कर सकते हैं, और ये जो है अप्रूवल किया गया है सेबी की तरफ से। ये अप्रूवल जो है देखना है आपको कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने किया है इन इंडिया, और ये जो है अप्रूवल ये किसने किया है, ये सेबी ने किया है, और दोनों को जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस करने का मौका दिया गया। तो जो भी जियो फाइनेंस सर्विस है इन्होंने पार्टनर किया ब्लैक रॉक सर्विस लिमिटेड, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, और इसमें जो जियो फाइनेंस बैंक है वो 3 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाली है, और बाकी का जो भी पैसा है वो ब्लैक रॉक फाइनेंस लिमिटेड करने वाली है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ये सारे के साथ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आ रहा है कि इनकॉप ग्लोबल पीटी लिमिटेड जो कि सिंगापुर बेस्ड है, ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसको BATF का लाइसेंस मिला है। BATF का लाइसेंस कहाँ पे, IFC गिफ्ट सिटी में मिला है, कि अब जो है ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल क्राइम कंपाइलेंस कर पाएंगे IFC गिफ्ट सिटी में, ठीक है। तो इसके लिए जो है इनको ये लाइसेंस मिला, और ये पहला ऐसा फॉर्म बना है जिसको ये लाइसेंस दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने मैंने आपको बताया, जितने में आपको मैंने लॉन्चेस बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर आप मेरे को पूछो तो ये आप छोड़ने लायक हैं, इसको आप स्किप कर सकते हो, और बाकी तो इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट जो है वो आता है सेबी न्यूज़। तो सेबी न्यूज़ जो है मैं कवर नहीं कराऊंगा, जो हमारे DM सर है वो कवर कराएंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं और उनको जो है मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। अगर किसी कारणवश अगर वो नहीं करेंगे तो मैं डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको सेबी न्यूज़ से मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है NPCI न्यूज़ पढ़ते हैं। तो NPCI न्यूज़ में आ रहा है कि NPCI का जो इंटरनेशनल आर्म है जिसको NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड बोला जाता है, इन्होंने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो, कुछ अजीब सा ही नाम है। तो ये जो है साउथ अमेरिका का एक कैरेबियन नेशन है, तो इनके साथ पार्टनर करके जो UPI है इंडिया का वो देने का काम करेंगी NPCI। तो इसमें जो भी पर्सन टू पर्सन है या पर्सन टू मर्चेंट है इसका लाभ ले पाएगी जो भी ये कंट्री है ये। तो इसके बाद ये साइन करने के बाद जो ये कंट्री, ये पहली अरेबियन कंट्री बनी है जो कि अडॉप्ट कर रही है UPI। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आया था कि पहली साउथ अफ्रीकन कंट्री कौन सी है, तो उसमें जो आंसर था वो पेरू था, ठीक है। ये RRB आई थिंक क्लर्क का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, जो पहले वाले जब भी न्यूज़ में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है पेरू वाला, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर अब और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तब भी आपको ध्यान देना है इसके ऊपर भी। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कि NPCI ने UPI ऑटो पे फ्रेमवर्क को जो है अपडेट किया है, जिसके अंदर बोला गया है कि जो भी 24 आवर का प्री डेबिट नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो है ऑटो पेमेंट होने वाला है, तो वो जो है नहीं आएगा। किस किस के लिए नहीं आएगा, एक तो फास्टैग के लिए नहीं आएगा, और दूसरा जो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए नहीं आएगा। तो ये क्यों नहीं आएगा वो समझने पहले हम ये समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन आता कब है। अगर आपने कभी ऑटो पे सेट करके रखा हो और बहुत लोगों ने किया भी हो, तो आपका जब भी पैसा कटता है तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंतर्गत आपको बोला जाता है कि आप जो है जल्दी जो भी बैलेंस है वो मेंटेन करें बैंक में, और आपका जो है पैसा कटने वाला है। तो ये जो है नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा, और ये नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये है
कि अब जो है खुद ही खुद पैसा कट जाएगा। अब मान लीजिए कि आप जो फास्टैग यूज़ करो, फास्टैग के बारे में पता होगा ना कि जब भी कभी कार अगर टोल से जा रही है तो उसको रुकना ना पड़े, तो उसकी वजह से एक फास्टैग लगाया जाता है और वो फास्टैग को स्कैन किया जाता है, उसके बाद जो भी पैसा है वो फास्टैग के वॉलेट से कट जाता है। तो अब मान लीजिए कोई पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो और टोल में जो है 200 रुपये उसका टोल बन रहा हो और उसके वॉलेट में सिर्फ 100 रुपये ही पड़ा हो, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो गया, इसको और अच्छे से लेते हैं एग्जाम्पल को। अब मान लीजिए एक बंदे ने सेट करके रखा है कि अगर मेरे 200 रुपये से अगर कम हो गया फास्टैग का जो भी लिमिट है वो, तो उस केस में उसका जो पैसा है वो अपने आप जो है भर जाए, ठीक है, ऑटो पे हो जाए। मान लीजिए कि उसका जो है बैलेंस 100 रुपये हो गया, तो उस केस में वो अपने आप ही 200 रुपये हो जाएगा। फिर कभी अगर मान लीजिए 50 रुपये हो गया, जब कभी टोल से गुजरा तो उस केस में उसका पैसा जो है 50 रुपये हो गया, तो अपने आप ही वापस से वो 200 रुपये हो जाएगा। तो ये बार बार नोटिफिकेशन भेजने का झंझट ना हो, उसी के लिए जो है NPCI ने ये रिमूव कर दिया 24 आवर प्री डेबिट नोटिफिकेशन। और ये किया गया है ऑन दी RBI का जो एक डायरेक्शन आया था, स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, तो ये डायरेक्शन के अंतर्गत ही ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया है और ये 7 जुलाई 2024 को ये डायरेक्शन लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी मैंडेट फ्रेमवर्क है फॉर ऑटो बैलेंस टॉपअप इन फास्टैग और जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है उसको हटाने के लिए। तो आपको नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में पता होगा, जिसके अंतर्गत कोई भी पर्सन अगर मेट्रो यूज़ कर रहा हो, बस यूज़ कर रहा हो, पार्किंग यूज़ कर रहा हो या तो डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहा हो, तो उसके इसमें एक सिंगल कार्ड बनाया जाएगा। जैसे मेट्रो कार्ड होता है तो ऐसे ही एक सिंगल कार्ड बनेगा जिसके अंतर्गत आप सारे के सारे फैसिलिटी आप ले सकते हो। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी जाएगी, उस थ्रेशोल्ड से अगर पैसा कम हो गया, मान लीजिए वही वाला 200 रुपये से अगर पैसे कम हो गए, तो उस केस में वो अपने आप ही जो है जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक होगा वो अपने आप ही ऑटो पे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लोन जो ADB वाले लोन है, मैंने आपको सब कुछ वैसे एक साथ ही कर दिया कि ADB वाले लोन जो है एक साथ हो जाए जिसके सबको पढ़ने में हेल्प हो। तो पहला जो है लोन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 530 करोड़ का, और ये दिया जा रहा है त्रिपुरा को भी किसकी वजह से, क्योंकि उनका जो ड्रिंकिंग सप्लाई है वो अच्छा हो पाए उसके लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 162 मिलियन का, और ये लोन दिया जा रहा है कि जो भी सस्टेनेबल टूरिज्म है हिमाचल प्रदेश में उसको डेवलप किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो लोन दिया जा रहा है वो 42 मिलियन का दिया जा रहा है, और ये दिया जा रहा है महाराष्ट्र को कि उनका जो है रिवर बैंक प्रोटेक्शन इकोसिस्टम और ज़्यादा एनहेंस हो उसके लिए, कि इनका जो फिशरी है या जो फिशरी टूरिज्म है, जो जो ब्लू टूरिज्म बोला जाता है, उसको भी जो है बढ़ावा देने का काम करेगा ये जो पैसा मिलने वाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये। लेकिन इसमें ज़्यादा समझाने कुछ है नहीं, तो मैं आपको इसमें इसलिए डायरेक्टली समझा रहा हूँ। लेकिन इसमें पॉइंट ध्यान देना, मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा कि आपको ये सारे के सारे एक साथ कैसे याद हो जाए। मैं होप करूँगा वो समझ आ जाए, बट ट्राई करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो है 25 मिलियन जो है लोन दिया गया है क्लाइमेट फाइनेंशियल जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको। तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव लेने वाला है विवृति कैपिटल लिमिटेड, और एक तरह की NBFC है। तो इन्होंने जो भी इन्होंने कांड किया हो पहले, तो उसी के लिए जो है ADB से पैसा लिएगी छुप जाए, और जो भी हमने इन्वायरमेंट को डैमेज किया है वो हम 4 साल के अंदर ही उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ कहना है ये कैपिटल लिमिटेड का। उसका नेक्स्ट जो है चलते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लोन है। इसमें जो लोन दिया जा रहा है ये 796.88 करोड़ रुपीज़ दिया जा रहा है। बहुत अजीब नंबर है, बट आपको याद करना पड़ेगा। इसके अंदर बोला गया कि जो असम को वेटलैंड है 129 वेटलैंड उसको रिस्टोर किया जाएगा, ठीक है। और ये किया जाएगा जो भी आसाम का जो प्रोग्राम है सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ADB और असम मिलकर ये प्रोग्राम चला रही है, जिसके अंतर्गत जो ADB पूरा का पूरा जो है फंडिंग करने वाली है, ठीक है। पूरा का पूरा फंडिंग तो नहीं कर रही पूरे प्रोग्राम का, ADB जो फंडिंग कर रही है वो 796.88 करोड़ कर रही है, जो कि 80% है सिर्फ, ठीक है। सिर्फ बोल रहा हूँ मैं 80% है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू ADB प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद जो 20% वैल्यू है वो आसाम गवर्नमेंट कवर करेगी, जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया उसका। तो वेटलैंड के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे पानी और लैंड जहाँ पे मिक्स होते हैं वहाँ पे कुछ ग्रीन टाइप कुछ उग जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ग्रीन, मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट वाले जगह रहती है वहाँ पे ये दिखता है, ठीक है। तो इवन जो डिफरेंट UP के साइड में भी है, लेकिन बहुत कम वेटलैंड्स हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, और इसी वेटलैंड्स को जो रिस्टोर करने की बात कर रहा है ADB। क्यों वेटलैंड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटलैंड जो है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है सैंक्शन करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करता है, जिसके से वेटलैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक मेमोरी ट्रिक समझते हैं, ठीक है, मेरी तरफ से दिया गया, और मुझे नहीं पता यार आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं, बट मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। इसमें देखिए
पहले तो त्रिपुरा याद रखना है कि त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा जो है पहाड़ी इलाका है। तो त्रिपुरा में पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो है सप्लाई की प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है। और त्रिपुरा से आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश भी क्या है, पहाड़ी इलाका है। और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में क्या कमी है, टूरिज्म की कमी है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है कि टूरिज्म के लिए जो है एडीबी जो है पैसा देना जा रहा है। अब पहाड़ है, पहाड़ के आसपास क्या होता है, रिवर होता है। तो आपको याद रखना है कि जो रिवर बैंक प्रोटेक्शन है वो दी जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, ठीक है। तो रिवर में प्रोटेक्शन दी जा रही है। और रिवर के मैंने आपको बताया कि रिवर में क्या उगता है, रिवर में उगता है वेटलैंड। तो वेटलैंड से आपको याद रखना है वेटलैंड कहाँ पे है, असम में। तो ये छोटा सा ट्रिक था जो कि मैंने आपको देने की कोशिश की कि जो माउंटेन है वो कहाँ पे है, त्रिपुरा में। क्यों है माउंटेन, माउंटेन से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि पानी की सप्लाई से नहीं पहुँच पा रही। और माउंटेन है तो माउंटेन से आपको हिमाचल प्रदेश याद आना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में भी माउंटेन है और हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म की जरूरत है कि माउंटेन में ज़्यादा टूरिज्म हो। अब माउंटेन है तो उसके आसपास क्या रहेगी, एक रिवर बैंक भी रहेगी। और वो रिवर बैंक कहाँ पे जा रही है, वो महाराष्ट्र तक जा रही है। अब वो रिवर बैंक है तो उस केस में अब माउंटेन है, रिवर बैंक है, तो उसके बीच में क्या रहेगी, वेटलैंड रहेगा। तो वो वेटलैंड कहाँ पे है, वो वेटलैंड जो है असम में है। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको ट्रिक समझाया आपको समझ आएगा, ठीक है। ये सब जो है मैं पहले एग्जाम जब देता था बैंक की, तब मैं ऐसी ट्रिक्स बना के याद करता था। तो मैं होप करता हूँ ये ट्रिक्स आपको भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड बैंक ने पार्टनर किया है एडीबी के साथ। देखिए वर्ल्ड बैंक और एडीबी कभी भी पार्टनर नहीं करता, जब भी करता है तो कुछ बड़ा अमाउंट देने के लिए ही पार्टनर करता है। तो ये दोनों ने पार्टनर किया कि ये 15,000 करोड़ रुपये देंगे और ये देंगे जो आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है कैपिटल सिटी, उसको डेवलप करने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में जो है अलग अलग हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद जो तेलंगाना है उसको मिल गया एज अ हैदराबाद एज अ कैपिटल, और आंध्र प्रदेश को मिल गया अमरावती एज अ कैपिटल। तो इसमें जो एडीबी है वो कुछ 15,000 करोड़ रुपये दे रहा है, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है अमरावती का, इसको चाहिए टोटल 49 करोड़ रुपीज़। और एडीबी जो दे रहा है वो 15,000 करोड़ रुपये दे रहा है, एडीबी और जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है वो 15,000 करोड़ रुपये दे रहा है। और ये जो है एज अ सॉफ्ट लोन रहने वाला है। तो हम समझते हैं ये सॉफ्ट लोन क्या होता है। सॉफ्ट लोन का मतलब हुआ ऐसा लोन जिसमें या तो इंटरेस्ट जीरो हो या तो इंटरेस्ट हो तो मिनिमम हो, ठीक है। तो उस केस में उसको बोला था सॉफ्ट लोन। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। तो अगर बिलो मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे दिया गया हो या तो जो भी रेट है वो जीरो हो, तो उस केस में उसको बोला था सॉफ्ट लोन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक वर्ल्ड बैंक का ही एक मान सकते हैं एजेंसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इन्होंने पार्टनर किया है एक्सिस बैंक के साथ, और दोनों मिलकर जो है 500 मिलियन का जो है एक लोन देने जा रहे हैं। और ये लोन जो है ब्लू लोन दिया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया का ऐसा पहला ये ब्लू लोन है जो कि IFC देने जा रहा है, ठीक है, कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन सी है, एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक ऐसा पहला बैंक बना है जो भी इंप्लीमेंट करने वाला है जो भी इनका इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस पॉलिसीज़ है उसको, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये लोन दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपका ब्लू लोन पढ़ने के बाद ही काम खत्म हो गया, अब आपको ब्लू लोन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि ब्लू लोन क्या होता है। ब्लू लोन दिया जाता है तब अगर वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा हो या जो मरीन पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जा रहा हो, तो उस केस में ब्लू लोन दिया जाता है। उसका आपको इसके साथ आपको ग्रीन लोन भी पढ़ना पड़ेगा और ब्राउन लोन भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब कब दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्रीन लोन तब दिया जाता है जब भी कभी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में अगर फंडिंग कर रही हो तो उस केस में ग्रीन लोन दिया जाता है। और ब्राउन लोन तब दिया जाता है जब कभी भी अगर फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं किया जा रहा हो, जो भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री, उसमें अगर फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं किया जा रहा हो तो उस केस में जो लोन दिया जाता है उसको बुलाता है ब्राउन लोन। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की NBFC है, ठीक है। तो ये जो है 1.265 बिलियन का लोन देने जा रही है कि जो भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है उसके लिए इसमें आपको ये चीज़ बता दें, नहीं है लिखा है नॉट रिलेटेड। जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो नहीं है उसके लिए जो है 5 साल के लिए जो है ये लोन देने जा रही है। तो ये लोन दी जाएगी कुछ 3 मेजर करेंसीज में। वो आपको मिलेगा $, उसके बाद यूरो और उसके जापानीज यान। ये 3 में जो है ये लोन देने का काम करेंगी। और ये लोन का अवील कर सकता है जो IFC गिफ्ट सिटी है वहाँ पे। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, जो मेन लैंडर है इसमें SBI मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो SBI जो है इसका मेन लैंडर है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो देने वाली है 272 मिलियन का लोन, और ये दिया जाएगा जो भी इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो DFC है ये US बेस्ड है, और इसके अंतर्गत जो पार्टनरशिप है वो USA और इंडिया के बीच में पार्टनरशिप हुई है। नेक्स्ट एक जापान की बैंक है जिसका नाम अलग सही है, मिज़ुहु बैंक। ये जो है 100 करोड़ रुपये देने जा रही है सत्या
माइक्रो कैपिटल जो कि एक तरह के NBFC है दिल्ली का। तो ये तो लेसन पॉइंट में आता है, बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है, हर एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। और नॉर्मली मैं आपको जो PDF है उसमें बता देता हूँ कि लेसन इंपॉर्टेंट ये है वो है। इसका मतलब ये है कि उसमें आपको कम ध्यान देना है रादर देन आपको जो बाकी जो है न्यूज़ उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं इसको पढ़ना नहीं है, उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये जो न्यूज़ है आपको 3-4 न्यूज़ अब जो आने वाले कंटिन्यूशन वो आपको एक ही न्यूज़ का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको अलग अलग भाग करके रखा है जिसमें आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो पहला जो है लोन दिया जा रहा है बाय यूरोपियन नेशन, उसका यूरोपियन यूनियन अलग है, यूरोपियन नेशन अलग है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में जो यूरोप के नेशंस है वो तो आएंगी, उसके साथ जो डिफरेंट जो नेशंस है वो भी आते हैं, लेकिन यूरोप नेशन ही है। उसका जो अफ्रीकन यूनियन है जिसमें अफ्रीका के जो कंट्रीज है वो आते हैं। तो ये सब मिलकर जो है 1 बिलियन का लोन दे रहा है और ये 3 साल के लिए लोन होने वाला है, और कैलेंडर ये 2025 से लेकर 2028 तक। और ये लोन जो दिया जाएगा ये WHO को दिया जाएगा कि इन्होंने कमिटमेंट करके रखी है, इन्होंने नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में उन्होंने कमिटमेंट करके रखी है कि कुछ नहीं तो कुछ पैसा जो है वर्ल्ड बैंक को दी जाएंगी, ठीक है। कि जो भी वर्ल्ड बैंक नहीं सॉरी WHO को दी जाएंगी कि जो भी इनका प्लान है, WHO का जो प्लान है कि वह 11.1 बिलियन का जो गैप है, जो जैसे मान लीजिए जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है जैसे कि अफ्रीकन यूनियन है, इनको जो है पैसा मिल पाए, और जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ से पैसा लेके इनको जो है पैसा मिल पाए, उसी के लिए जो है ये पैसा दिया गया। तो WHO का प्लान था कि ये गैप कवर करने के लिए 11.1 बिलियन जो है पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बट WHO अब तक जो है राइज कर पाई है 7.4 बिलियन, ठीक है। तो 7.4 बिलियन अब तक राइज कर पाई है, और WHO का तो बहुत ज़्यादा प्लान है कि कुछ 4 बिलियन और ज़्यादा चाहिए। तो इसमें इंडिया ने भी पैसा दिया है, वो पैसा कितना दिया है वो देखते हैं। तो इंडिया ने जो WHO को पैसा दिया है वो मिलेगा आपको 300 मिलियन रुपीज़ दिया है, ठीक है। 300 मिलियन US डॉलर दिया गया है कि जो भी WHO का कोर प्रोग्रामिंग है वो अच्छा हो पाए, वो भी 3 साल के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे लिंक हैं। इसके बाद जो न्यूज़ है वो भी लिंक है। इसके बाद वाला न्यूज़ देखते हैं। तो इसके बाद जो है 250 मिलियन भी दिया गया WHO को ही कि जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गांधीनगर में, तो उसी के लिए जो है ये WHO को पैसा दिया गया है। तो ये हो गया जो भी WHO को पैसा दिया है उसका। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंडिया ने कुछ और भी पैसे दिए हैं जैसे कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है उसको, और मालदीव को। तो नेपाल को जो है टोटल रुपए जो दिए गए हैं वो 747 मिलियन रुपीज़ दिए गए, नेपाली रुपीज़ दिए गए, ठीक है। तो ये नेपाली रुपीज़ दी गई है, जिसमें अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 47.4 करोड़ रुपीज़ होती है। तो ये दिया गया जो भी हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं नेपाल के उसके लिए। तो अगर हम बात करें क्या होता है ये हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो आपको मिलेगा जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, उसके बाद कॉलेज हो गए, स्कूल्स हो गए, वाटर सप्लाईज हो गई। तो वो सब के लिए जो है इंडिया ने पैसा दिया है। उसके बाद इंडिया ने जो है मालदीव को भी एज अ ट्रेजरी बिल जो है 50 मिलियन दिया गया है US डॉलर, और ये दूसरी बार दिया जा रहा है। पहली बार ऑलरेडी दिया गया था इसी साल में, और ये दूसरी बार दिया जा रहा है। और ये जो ट्रेजरी बिल का जो पैसा रहता है ये देने का काम होता है SBI का। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की, SBI ये जो पैसा देता है, और इससे पहले ये मई में ऑलरेडी 50 मिलियन जो है दिया हुआ था, ठीक है। तो अब और ज़्यादा जो पैसा दिया है, ठीक है, सेकेंड टाइम जो है ये पैसा दिया गया है मालदीव गवर्नमेंट। यार मालदीव का मौजू तो पूरा एकदम ही अलग पड़ा हुआ है यार, और इनको ही पैसा दे रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे लॉन्चेस हैं, तो ये डेफिनेटली वीडियो फिर लंबी होने वाली है बिकॉज इस बार बैंक के न्यूज़ अच्छे खासे हैं। इवन मैं जो नेशनल न्यूज़ बनाऊंगा वो भी बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है, ठीक है, 1 घंटे के आसपास होगा। सो चिल करो यार, आराम से वीडियो देखो, 2x में देखो, 1.5x में देखो, और चिल करो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी जितना जल्दी शॉर्ट में हो सके उतना जल्दी समझा पाऊँ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंसेप्ट है वो पढ़ा पाऊँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ADB ने लॉन्च किया है सुगम ऋण भुगतान योजना, इसको सुगम स्कीम भी बोला जा रहा है, जो कि एक 1 टाइम सेटलमेंट होने वाला है कि कोई भी अगर रिटेल लोन लेकर रखा है और वो अगर NPA में है, और अगर पैसे रिटर्न करना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ माफ़ी दी जाएगी, ठीक है। तो वो माफ़ी दी जाएगी 2 सितंबर 2024 से लेकर 25 मार्च 2025 तक, ठीक है। तो ये इस पीरियड तक जो है जो भी NPA जो बोरोवर है रिटेल लोन लेकर रखे हैं उनको जो है फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये बैंक चाह रही है कि भाई कुछ ना कुछ पैसा तो हमारे पास वापस आए, तो उसी के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया है कि जो भी बोरोवर है कि अपना जो भी डेप्ट है वो क्लियर कर पाए, जो भी उन्होंने लोन लेकर रखा है वो क्लियर कर पाए, और जो लीगल इश्यूज रहती है उससे बच पाए। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये ऐसा बताने वाली बात है, बट बैंक ने तो क्यों लॉन्च किया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैंक को जो है
पैसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इतना आसान नहीं होता कि बैंक ने एक बार लोन दे दिया और अगर कोई पर्सन लोन नहीं दे रहा हो या कोई कंपनी लोन नहीं दे रहा हो तो बहुत मुश्किल होता है यार बैंक के लिए लोन निकालना। वो इवन ERCs के पास जाती है, जैसे मेरे को पता है कि SSD का कंपनीज उनके पास भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो है लोन नहीं निकलता। तो बैंक को जो है ये सब पैतरा यूज़ करना पड़ता है। तो ये उनमें से एक पैतरा है। तो इसके अंदर बोला गया कि जो भी बोरोवर है जिन्होंने 10 लाख से 10 करोड़ तक अगर लोन लेकर रखा हो तो वो जो है इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है नेक्स्ट पेज में, वो आप देख सकते हो कि बोरोवर का 2 ऑप्शन है कि वो जो है 10% का सेटलमेंट कर दे एज ऑफ 31 दिसंबर 2024, या तो बोरोवर को और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो जो है इंटरेस्ट ज़्यादा दे के जो है 25 मार्च 2025 तक भी पे कर सकता है। तो ये जो है लेस इंपॉर्टेंट में आता है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट लॉन्चेस में चलते हैं। तो नेक्स्ट लॉन्चेस आ रहा है SBI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। जो SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है SBI जी हेल्थ सुपर टॉप अप प्लान, जो कि एक तरह का एड ऑन प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में। तो हम समझते हैं क्या होता है ये टॉप अप प्लान। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर अगर कुछ टॉप अप लेना है तो उस केस में ये जो है काम करेगा, ये जो भी इंश्योरेंस प्लान है ये। तो इसमें जो भी एग्जिस्टिंग जो भी रहने वाला इंश्योरेंस उसके साथ ये ऐड होगा। ये तो आपको समझ आइएगा टॉप अप की जैसे। उसका ये कवर करेगा 18 से 35 साल के जो नागरिक रहेंगे उनको, और मेडिकल इमरजेंसीज में दिया जाएगा। ये तो भाई मेडिकल इमरजेंसी दिया जाएगा, वो हेल्थ इंश्योरेंस तो मेडिकल में दिया जाएगा, तो समझ आ ही रहा है। ठीक है, ये सब लिखने का मेरा कारण ये रहता है कि आपको ये सब समझ आए। बट एग्जाम में ना आपको कभी ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपको, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। बट आपको पूछा जाता है कि कितना एज जो रखा गया था वो 18 से 35 एज रखा गया था, ये पूछने के चांसेस कम ही है। मोस्टली आपको जो है पूछा जा सकता है कि हेल्थ सुपर टॉप अप प्लान जो है किसने लॉन्च किया है, तो आपको बताना चाहिए कि SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। यहाँ से सीधा यही क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ रहा है SBI कार्ड ने पार्टनर किया है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। अब देखिए SBI कार्ड ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पार्टनर किया है, तो इसमें फ़ायदा किसको मिलेगा? जो सिंगापुर एयरलाइंस का जो भी पैसेंजर है वो अगर सिंगापुर एयरलाइंस यूज़ कर रहे हो और अगर वो SBI कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उनको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो उसी के लिए जो है ये लॉन्च किया गया। तो ये हर बार ऐसे ही होता है, कोई भी अगर बैंक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कार्ड यूज़ करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो वही रिवॉर्ड पॉइंट देने के लिए 2 कार्ड लॉन्च किए गए हैं। एक है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड और दूसरा जो है वो क्रिस फ्लायर SBI एपेक्स है। तो ये 2 कार्ड लॉन्च किए जिसके अंतर्गत जो भी सिंगापुर एयरलाइंस है या जो भी ये सिंगापुर एयरलाइंस का जो मतलब सिंगापुर ग्रुप का जो डिफरेंट जो शॉपिंग मॉल हो गया या डिफरेंट जो ऐप्स है उधर जो है लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये सब जगह पे लाभ ले सकते हैं, जो कि आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट यहाँ पे लाभ ले सकते हो क्या क्या है, थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। उसके बाद बात करें तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो भी कार्ड है ये जो है मास्टर कार्ड से लिंक रहने वाला, जो मास्टर कार्ड है उसके साथ उसका जो अमेरिकन एक्सप्रेस है उसके साथ भी लिंक रहने वाला, और ये हेल्प करेगा जो भी फ्रिक्वेंटली जो ट्रैवल करते हैं सिंगापुर एयरलाइंस यूज़ करते हैं उनके लिए। और इनको जो है रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया न्यूज़ पढ़ने से पहले, मैंने ऑलरेडी ये न्यूज़ कवर कराया है, बट मेरे को याद नहीं था कि रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। बट मोस्टली यही रहता है। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट ही दिया जाता है लास्ट में। अब मैं आपको एक चीज़ इधर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसमें एक मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म लिखा है। अब किसी भी बंदे को मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता होगा कि मास्टर कार्ड क्या करता है, वीज़ा क्या करता है और रुपये क्या करता है, ये मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगा। और पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अच्छे लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, समझ लो GA की स्पेशली। और जिसको नहीं पता मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो RRB PO की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो ये मास्टर कार्ड क्या करता है, अब देखिए एक सिनेरियो लेते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। बैंक लेते हैं, एक SBI लेते हैं। ठीक है, SBI सबका फेवरेट है तो इसलिए SBI, और दूसरा टॉप बैंक लेते हैं HDFC प्राइवेट में। ठीक है, तो आपने एक चीज़ गौर की है कि आपका जो भी डेटा है, ठीक है, आपका डेटा अगर आपके पास SBI का अकाउंट है और आपका जो भी डेटा है जैसे पिन मान लीजिए, आपका ATM कार्ड है, ये सब चीज़ें कहाँ पे स्टोर होगी? जो SBI का सर्वर है वहाँ पे स्टोर होगी। लेकिन आप जो है ATM, कोई भी ATM में जाके आप यूज़ कर सकते हो। आप HDFC की ATM में जाके भी वो कार्ड यूज़ कर सकते हो। और HDFC के पास तो वो डेटा रहेगा नहीं कि SBI जो है वो जो डेटा है वो HDFC को दे दे, ऐसा तो होगा नहीं ना। बिकॉज अगर SBI का डेटा दे दिया जो भी इनके कस्टमर हैं SBI के, तो HDFC वाले जो भी अमीर कस्टमर है, जो हाई वैल्यूड कस्टमर है, उनको फ़ोन लगाना चालू कर देंगे, हमारे यहाँ से लोन ले लो, SBI से मत दो। तो ये सब करना चालू कर देंगे। तो वो ना हो उसके लिए जो है ये डेटा शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो उस केस में जो है पिक्चर में आती है मास्टर कार्ड, या तो रुपये या तो वीज़ा, ये सब पिक्चर में आती है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये पिक्चर में आती है। तो इसमें क्या करता है कि
जो SBI है वो अपना डेटा जो है मास्टर कार्ड को देता है, जो HDFC है वो भी अपना जो भी डेटा है वो मास्टर कार्ड को देता है, और मास्टर कार्ड बोलता है कि मैं जो है आपका डेटा जो है संभाल के रखूँगा, मैं आपका जो डेटा है वो किसी को भी शेयर नहीं करूँगा, और आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा मेरे पास। और इसी वजह से जो है अगर आप दूसरे ATMs में जाते हो तब भी आपका जो है ATM आप एक्सेस कर पाते हो बिकॉज ऑफ दिस मास्टर कार्ड। और हर एक ATM में ये चीज़ रहती है मास्टर कार्ड, वीज़ा या तो रुपए, बिकॉज अगर ये नहीं रहेगी तो अगर आपका ATM कार्ड अगर SBI का हो तो आप SBI की ATM में जाके अपना कार्ड यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी कि मास्टर कार्ड, वीज़ा इसका क्या काम होता है। और अगर बात करें कि इसमें मास्टर कार्ड को क्या फ़ायदा होता है कि मास्टर कार्ड को जो है ना कुछ कमीशन मिलता है, ठीक है, हैवी कमीशन मिलता है। और ये जो कमीशन होता है ये हेल्प करता है जो कंपनीज़ के जो कंट्रीज़ जहाँ से भी ये आए हैं वहाँ पे। अब मास्टर कार्ड कहाँ की कंपनी है, वीज़ा कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। तो ये पैसा जो है अमेरिका का जो डेवलपमेंट है उसके लिए हेल्प करता है। तो उसी की वजह से जो है रुपये जो है इंडिया ने लॉन्च किया था, और रुपये का जो है कमीशन भी कम है, और रुपये जो है हेल्प करता है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से जो है रुपये को जो है इंडिया प्रमोट भी कर रहा है। सो मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ आया। मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम चला गया आपका, बट ठीक है यार, कुछ सीखने मिला होगा आपको नया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है PNB। तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है PNB मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड। और जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये ट्रैवलिंग के लिए कार्ड बनाया गया है, और ये मल्टी करेंसी होने वाली है, और मल्टी करेंसी होगी, और ट्रैवल कार्ड है, ठीक है, वर्ल्ड का ट्रैवल कार्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है जितने भी वर्ल्ड की करेंसीज है उनको कवर करेगा, जो फॉरेन करेंसीज है उनको कवर करेगा, ना कि इंडियन करेंसीज को कवर करेगा। तो फॉरेन करेंसीज कौन कौन से कवर करेगा वो देखते हैं। तो इसमें आपको US का डॉलर मिलेगा, यूरो मिलेगा, उसके बाद UAE का डीराम मिलेगा, फिर कैनेडियन डॉलर मिलेगा, फिर सिंगापुर का डॉलर मिलेगा। तो ये जितने भी 6 आपको करेंसीज दिख रहे हैं, मेजर करेंसीज, आपको ये याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो है मेजर करेंसीज है जो कि ये कार्ड कवर करता है, ठीक है। PNB मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रेवल कार्ड है, कौन सा करेंसी को कवर करता है, इससे पूछा जा सकता है। एक चीज़ इसमें बहुत फ़नी लगी मेरे को कि ये कार्ड सब जगह काम करेगा, लेकिन ये कार्ड इंडिया में काम नहीं करेगा, वो समझ आता है, क्योंकि इंडिया का ही कार्ड है तो वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड लिखा है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ जो है नेपाल और भूटान में भी काम नहीं करेगा, ठीक है। नेपाल और भूटान में काम नहीं करेगा बिकॉज नेपाल और भूटान इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया ऐसे मानती होगी, जिसके से ये कार्ड उधर काम नहीं करेगा। इसके साथ मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी काम करना बंद कर देना चाहिए था, और श्रीलंका इधर भी काम करना बंद कर देना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो मजाक कर रहा हूँ, बट आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे काम नहीं करेगा। इंडिया, नेपाल और भूटान में ये कार्ड काम नहीं करेगा, बाकी सब जगह काम करेगा, और ये 6 करेंसीज में काम करेगा, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलने भूल गया कि यूज़र जो है इसको कार्ड को अलाउ करता है यूज़र को कि वो लोड करे एक बार, और जो भी मल्टीपल करेंसीज हैं वो एक ही कार्ड से यूज़ कर पाए। अब इस कार्ड के अंदर ही जो है US डॉलर में भी पैसे पड़े हो सकते हैं। अब इस कार्ड के अंदर ही जो है सिंगापुर डॉलर में पैसे पड़े हो सकते हैं। अब इस कार्ड के अंदर ही जो UAE का डीराम है उसमें भी पैसे पड़े हो सकते हैं। और जो भी कंट्री में जा रहे होंगे, डीराम में जा रहे होंगे, मतलब UAE में जा रहे होंगे, तो डीराम की जो करेंसी में जितने पैसे पड़े होंगे तो वो कट जाएंगे, और अगर US में जा रहे होंगे तो जो US का डॉलर है वो कट जाएंगे। तो ऐसा कुछ ही कार्ड बनाया गया भाई PNB। तो PNB बहुत बढ़िया काम करता है यार, PNB का मज़ा आता है, जो भी न्यूज़ है वो पढ़ाने में भी, और PNB के अच्छे न्यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के, कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने मास्टर स्ट्रोक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। अब एक चीज़ याद रखना कि एक मास्टर स्ट्रोक जो लिखा है ना बैंक ऑफ बड़ौदा ने, तो मास्टर स्ट्रोक से आपको याद है ना सचिन तेंदुलकर जी, बिकॉज बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है। तो ये जो कार्ड जो लॉन्च किया गया है, जो भी हाई एंड कस्टमर है उनके लिए, हम जैसे गरीब, जैसे कि आप है या तो मैं हूँ, हम जैसे गरीब के लिए ये नहीं है कार्ड, क्योंकि इसका जो है चार्जेस बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो है डेली विड्रॉल देख सकते हो 5 लाख रुपये डेली विड्रॉल लिमिट। और अब मेरी मानो तो मेरी जो डेली विड्रॉल लिमिट से 20,000 रुपये ATM की। तो कंपेयर करके देख लो कि ये मेरे लिए तो बनी नहीं है, और मैं होप करता हूँ कि आपके लिए भी नहीं बनी है। अगर पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन की बात करें तो 10 लाख रुपये है, और NEFT RTGS लिमिट कुछ है ही नहीं, पूरी अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर हम NEFT और RTGS करने जाते हैं तो हमारा जो है चार्जेस काटते हैं, लेकिन अब किसी बंदे से अगर लाखों रुपए में अगर चार्जेस लिए जा रहे हो तो उस केस में तो भाई बंदा ही है कि अनलिमिटेड NEFT RTGS दी जाए उसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़। तो ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक टर्म डिपॉजिट स्कीम जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है उत्कर्ष डिपॉजिट स्कीम। तो ये स्कीम जो है एप्लीकेबल है जो भी 3 करोड़ से कम जो फिक्स डिपॉजिट ले रहा है उनके लिए। तो ये तो मेरे लिए तो एप्लीकेबल है और आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। इसमें इंटरेस्ट रेट कोई नहीं पूछा जाएगा। इंटरेस्ट रेट मोस्टली बैंक्स नहीं पूछते, बैंकिंग एग्जाम में इंटरेस्ट रेट नहीं पूछा जाता। लोग जो है या जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो भी क्या करते हैं कि रट्टा लगाना चालू कर देते हैं, ठीक है। वो पुराना कैसे पढ़ के आते हैं,
वो सारा इंटरेस्ट रेट रट्टा लाना चालू कर देते हैं, सारा जो है मान लीजिए कि यूपीआई ट्रांजेक्शन ये सब रट्टा लाना चालू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर बारी बैंकिंग एग्जाम में जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो जब कभी हाईएस्ट हो या तो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट हो, पहली बार ऐसा कुछ हुआ हो, तभी पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सब में ज़्यादा फोकस मत करो, इंटरेस्ट रेट ये सब में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेक माई ट्रिप से पार्टनर किया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें आपको पहले ही बताया कि बैंक माई ट्रिप से पार्टनर किया तो क्या करेंगे, जो भी मेक माई ट्रिप में बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी ये डेबिट कार्ड है वो यूज़ करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो वही रहने वाला है इसमें भी, कि जो भी फ्रिक्वेंटली जो लाइफ स्टाइल एंटरटेनमेंट या तो लाइफ स्टाइल में अगर पैसा खर्च कर रहा है और ट्रैवलिंग में पैसा खर्च कर रहा है तो उस केस में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा ट्रैवल डेबिट कार्ड है जो कि पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके साथ पार्टनर करके लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना क्योंकि पहला है। और बाकी तो इतना समझ आ ही गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती यार, ये सीधे समझ आ जाता है। जो लॉन्चेस जो बैंक जो भी डेबिट कार्ड लॉन्च करता है उसके बारे में जो लिखा रहता है उससे हमें बहुत कुछ समझ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी कि जो मेक माई ट्रिप है ये भी पहली ऐसी ऑनलाइन एजेंसी बनी है इन इंडिया जिसने पार्टनर किया है पीएसबी के साथ। वही बात है जो मैंने इधर बताया कि पीएसबी ने पहली बार पार्टनर किया है, वैसे ही जो है इजी माई ट्रिप ने भी पहली बार पार्टनर किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में तो नेक्स्ट जो लॉन्च आया है बीओबी कार्ड लिमिटेड, जो कि एक तरह की एनबीएफसी है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पार्ट नहीं है, इन्होंने पार्टनर किया है रुपये के साथ, और इन्होंने जो है ये ईएमआई फैसिलिटी देने की बात की है यूपीआई पेमेंट में। तो जब भी कभी आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो या ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको जो है पेमेंट यूपीआई के फॉर्म में कर रहे हो तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो ईएमआई में, ठीक है। ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये जो है फीचर इसी कार्ड में मिलेगा, ऐसा कुछ कहना है। जो ये जो है फीचर जो रुपये के साथ कार्ड जो लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, इसी में मिलने वाला है। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है IOB महिला सक्षम स्कीम। अब सक्षम से पता लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट किसको करने की बात चल रही है इधर, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एम्पावर है उनको, ठीक है। तो आपके मन में कभी एक क्वेश्चन चलता है कि जैसे हर बार आपने ये पढ़ा होगा ना कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत पढ़ा होगा ना आपने, कभी ये नहीं पढ़ा होगा ना मैन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो क्या लगता है आपको मैन सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, मैन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होता है, ठीक है। बहुत जगह पे है, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट मैन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलाती है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या होता है कि ये कुछ मान लीजिए कुछ 10 के आसपास जो है वुमेन एक साथ बैठती है, एक साथ जुड़ती है। उसके बाद जो भी इनका फाइनेंस रहता है, ठीक है, जो भी पैसे हैं वो इकट्ठा किया जाता है। और किसी भी वुमेन को अगर बिजनेस करना हो या एंटरप्राइज बनना हो तो उस केस में वो जो है पैसा कलेक्ट करके, जैसे 10 वुमेन है उसमें से एक वुमेन को अगर पैसा चाहिए तो 9 वुमेन जो है वो पैसा कलेक्ट करेगी और उस एक वुमेन को दिया जाएगा। उसके बदले में जो वुमेन है जो पैसा ले रही है उसके बदले वो जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देने का काम करेगी वो 9 वुमेन को, जिसकी वजह से वो 9 वुमेन की भी आमदनी होती है। और जो एक वुमेन है उनका भी जो भी उनका सिचुएशन है, मतलब मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करना है या फैमिली में प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये विन टू विन सिचुएशन है दोनों के लिए। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनको बेनिफिट मिलता है बैंक की तरफ से, ठीक है। तो बैंक भी इनको हेल्प करता है। अब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, ये जो स्कीम जो है इसकी बात करें तो ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया अंडर दी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत। और ये इनिशिएटिव आता है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है उसके अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये जो स्कीम है बोला जा रहा है ये लखपति दीदी योजना को भी सपोर्ट करता है। लखपति दीदी योजना के बारे में आपको पता होगा कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हर एक औरत को जो है लखपति बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि इस जो स्कीम है इसके लिए एप्लीकेबल होने के लिए जो भी हाउस होल्ड है उसकी मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी लाभ ले सकते हैं। और लोन जो है वो 75,000 से 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक वुमेन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये एंटरप्राइज एक्टिविटीज़ के लिए ही ले सकते हैं, बाकी जिसके लिए नहीं। नेक्स्ट आता है ICICI बैंक ने पार्टनर किया फ़ोनपे के साथ, और ये जो है यूपीआई में क्रेडिट देने का काम करेंगे। इंस्टेंट क्रेडिट अगर चाहिए होगा तो उसके इसमें प्री अप्रूव लोन की तरह ये काम करता है। ये प्री अप्रूव लोन हर बार सुना होगा आपने, प्री अप्रूव लोन दिया जाता है। प्री अप्रूव लोन दिया कैसे जाता है वो समझते हैं। अब देखिए आपके पास अगर यूपीआई है तो इसका मतलब आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास बैंक अकाउंट है तो इसका मतलब आपका जो भी डेटा है वो आपका बैंक के पास है, ठीक है। तो अगर आपको कभी लोन की चाहिए होता है या आपको लोन लेने से पहले भी आप कुछ
डॉक्यूमेंट जो रहता है वो तैयार करके आप डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर रख सकते हो, और वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होने की वजह से आपको जो है इंस्टेंट क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है, बहुत कम टाइम में क्रेडिट मिलता है। और अगर इस क्रेडिट की बात करें तो ये कुछ 2 लाख रुपए तक क्रेडिट देने का काम करेगा, और ये 45 डेज़ में जो है वो रीपेमेंट हो सकती है उसकी। तो ये इंस्टेंट क्रेडिट जो है यूपीआई के थ्रू ही मिल जाता है, और इसके लिए पहले ये सब कुछ सेटिंग वेटिंग करके रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो दिया जाएगा ये फ़ोनपे एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू ही दिया जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट, वापस से एक सेम जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही कुछ बैंक ने जो है पार्टनर किया है किसी कंपनी के साथ। तो आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनर किया है मेक माई ट्रिप के साथ। तो इसमें क्या होगा कि जो भी मेक माई ट्रिप का कार्ड यूज़ करेगा, जो आईसीआईसीआई बैंक का जो एक क्रेडिट कार्ड रहने वाला है, तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, और ये जो है प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है। तो इसको पावर्ड किया गया है बाई मास्टर कार्ड और रुपे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक्सिस बैंक का पार्ट नहीं है, ये मत सोचना कि एक्सिस बैंक का पार्ट है कुछ, तो ये एक्सिस बैंक का पार्ट नहीं है, ये एक्सिस बैंक की अलग सी एएमसी है। तो इन्होंने कुछ एक फ़ंड लॉन्च किया जिसका नाम है, और ये इंडिया की पहली ऐसी एनबीएफसी बनी है जो कि टारगेट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एक कुछ टारगेट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड स्कीम जो है लॉन्च किया गया बाय दिस बैंक। तो ये इतना स्पेशल क्या है, ये समझते हैं ये फ़ंड के बारे में इतना स्पेशल क्यों है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो इसके अंतर्गत ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड रहती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स रहती है, जिसमें इसको होल्ड किया जाता है, जो भी बॉन्ड रहता है मैच्योरिटी जब तक ना हो जाए, और इसमें रिस्क कम होता है। तो वैसे फंड को बोला जाता है टारगेट मैच्योरिटी फंड, और ये पहली ऐसी एनबीएफसी बनी है जिन्होंने लॉन्च किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ, और इन्होंने लॉन्च किया है माई बिज। जैसे पता लग रहा है बिज मतलब क्या, बिजनेस, तो बिजनेस के लिए ही लॉन्च किया गया ये क्रेडिट कार्ड। और जो सोल प्रोस्पेक्टर रहते हैं, जो कि खुद ही अपना कंपनी चलाते हैं, उनके लिए, और जो स्मॉल मीडियम ओनर रहते हैं, मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस ओनर रहते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद नेक्स्ट चले तो टाटा एएमसी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड जो कि बेस्ड रहता है निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स पे, और इस कैपिटल फंड का नाम है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि जैसे निफ्टी 50 पता होगा आपको, जिसमें 50 टॉप कंपनीज रखे जाते हैं, और जैसे कि बीएससी में जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसमें 30 बेस्ट कंपनीज रखे जाते हैं। तो वैसे ही ये निफ्टी 500 इंडेक्स भी रहता है, जिसमें आपको जितने भी कंपनीज हैं, जैसे लास्ट स्टॉक हो गया जिसमें 1 से लेके 100 तक कंपनीज रहती है, टॉप वाली वो रहती है। उसका जो मीडियम स्टॉक हो गया जिसमें 150 कंपनीज रहती है, ठीक है, जिसमें 101 से लेके 250 तक कंपनीज रहती है। उसके बाद स्मॉल कैप्स जिसमें 250 कंपनीज रहती है, जिसमें 251 से लेकर 500 तक कंपनीज रहती है। तो जितने भी कंपनीज रहे उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी, जो बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी रहेगा उसको उठाया जाएगा, और उसके बेसिस पे जो है म्यूचुअल फंड बनाया जाएगा, ठीक है। और ये जो है कुछ 20 स्टॉक उठाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो 50 है वही बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है तभी वो निफ्टी 50 में है, लेकिन वो भी क्या पता ख़राब परफॉर्मेंस कर रही हो। तो इसलिए ये जो है 500 जो निफ्टी 50 500 इंडेक्स है वहाँ से उठाया जाएगा, जिसमें स्मॉल कैप्स भी रहेंगे। और स्मॉल कैप्स होने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लार्ज कैप में ये रहता है कि प्रॉफिट कम मिलता है, और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा होता है, इसके साथ आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्मॉल कैप के भी उठाए जाएंगे, और कुछ 20 स्टॉक उठाए जाएंगे, आपको ध्यान देना है, ठीक है, जो प्रॉफिट में चल रहे होंगे उनके उठाए जाएंगे। नेक्स्ट लॉन्चेस में चलते हैं, तो ये आ रहा है सेबी की तरफ से कि सेबी ने जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटरीच सेल लॉन्च किया है। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि ये जो भी एफपीआई लेते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, उनको जो है सपोर्ट देने का काम करेगा, और ये जो है लॉन्च किया भाई सेबी, ठीक है। तो ये छोटा सा न्यूज़ था, इतना इंपॉर्टेंट तो है लेकिन छोटा सा था, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट, सिटी यूनियन बैंक ने आज डिजिटल पे प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए गए हैं, और ये लॉन्च किया गया जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट था 2024 का, उसमें। तो ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के बारे में हम तो नेशनल में पढ़ेंगे, लेकिन हम इस आज डिजिटल जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लिए गए हैं। एक तो डेलीगेटेड पेमेंट हो गया, यूपीआई लाइट ऑटो टॉपअप हो गया, उसके बाद NCMC हो गया, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया। क्रेडिट लाइन ऑफ यूपीआई, इसके बारे में बताया। रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, इसके बारे में आपको पता होगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के अगेंस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया उसके अगेंस्ट हम लोन ले सकते हो, ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद ONDC फॉर MSME लॉन्च किया गया है, उसके बाद ONDC फॉर रिटेल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका एक रिमेंबर ट्रिक भी मैंने बनाया है, जिसके से आपको ये 8 नाम तो याद नहीं हो पाएंगे, और इवन एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाए। लेकिन तभी बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये रिमेंबर ट्रिक याद रखना है, जिसमें आपको डेलीगेट से याद रखना है डेलीगेट पेमेंट, यूनिफाइड से याद रखना है UPI,
नेटवर्क से याद रखना है कॉमन मोबिलिटी कार्ड, उसके बाद क्रेडिट से याद रखना है क्रेडिट ऑन यूपीआई, रिलायबल से याद रखना है रुपए क्रेडिट ऑन यूपीआई, लोन से याद रखना है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, और ओएनडीसी जो है वो याद रखना है आपको ओपनली से, ठीक है। तो डेलीगेटेड यूनिफाइड नेटवर्क क्रेडिट रिलायबल लोन ओपनली, तो ये एक रिमेंबर ट्रिक है जो कि मैंने और मेरी टीम ने साथ में मिलकर बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है एलआईसी की तरफ से कि एलआईसी ने जो भी कमीशन है जो भी एजेंट को दी जाती है उसका कमीशन जो है कम कर दिया है, ठीक है। क्यों किया गया है वो हम बाद में समझेंगे। तो आपको पता होगा कि एलआईसी के एजेंट रहते हैं, वैसे जो एसबीआई के हैं उनके भी एजेंट रहते हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस रहते हैं तो उनके भी एजेंट्स रहते हैं। तो वो एजेंट्स रहते हैं तो उनको उसके बेसिस में कुछ कुछ कमीशन मिलती है। अब मान लीजिए ना आप नए नए एजेंट के तौर पर ज्वाइन हुए एज एलआईसी, तो उस केस में जो आपको कमीशन मिलता है फर्स्ट ईयर में वो अलग रहता है, सेकंड ईयर में जो रहता है वो अलग रहता है। तो इसमें जो रिड्यूस किया गया वो फर्स्ट ईयर के लिए किया गया है कि फर्स्ट ईयर में जो है कमीशन 35% पहले था उसको कम करके 28% कर दिया अगर वो बंदा बोनस लेता है उस केस में, और अगर वो बोनस नहीं लेता तो उस केस में उसको 25% पहले था अब उसका जो है 20% हो जाएगा। तो ये किया गया है और इसके अंतर्गत कुछ एलआईसी के जो प्लान है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें बोला गया कि जो एनरोलमेंट प्लान है उसमें जो पहले एज था वो 55 था, अब उसको 50 कर दिया गया है। उसका जो रेन्यूएबल प्रीमियम है उसको 5% से बढ़ा के 7.5% कर दिया गया है। उसका जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो 1 लाख से 2 लाख रुपये कर दिया गया है। उसके बाद जो प्रीमियम आएगा वो भी बढ़ाया गया। अगर आप बात करिए एलआईसी की, तो एलआईसी जो है ये कर रही है क्योंकि जो भी मास्टर सर्कुलेशन आया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इस मास्टर सर्कुलेशन में ये बोला गया था लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको जो है कमीशन कम करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। तो इसी वजह से जो है एलआईसी ने ये स्टेप लिया है, ठीक है। तो ये जो भी हो गया हमारा बैंकिंग अवेयरनेस पूरा का पूरा कंप्लीट, और ये टोटल जो है 1 घंटे का वीडियो बन चुका है और मैं नहीं चाहता कि इससे ज़्यादा लंबा वीडियो हो और आप भी बोर हो जाओ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेशनल के साथ, और मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। मैंने आपको कोशिश की डीप में और सही वे में जो है आपको समझाया जाए, और मैं होप करता हूँ जो भी आपको समझाया आपको समझ आया होगा। और सीवी की न्यूज़ की बात करें तो सीवी का न्यूज़ जो है सर कवर कराएंगे, और अगर सर कवर नहीं करा रहे होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली कवर करा दूंगा। इसके बाद तो मैं नेशनल साइट से कवर कराऊंगा, उसके बाद सीवी का न्यूज़ कवर कर लेंगे। सो अभी के लिए मैं इतना रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।